जब उन्होंने ये कहा था कि सरकार लंगड़ी होनी चाहिए, जी, सरकार लंगड़ी होनी चाहिए जी, कोई वो मनमानी करने का मौका तलाशे और प्रयास करे जी, तो एक धक्का मार करके उसको गिरा दिया जाए। जय भीम साथियों, हमारे साथ में एडवोकेट मास्टर सुरेश चंद्रा जी हैं, जो कि बहुजन समाज पार्टी में कई पदों पर रहे हैं पिछले कई वर्षों, और मान्यवर साहब कांशीराम जी के साथ में भी लगातार जुड़कर उन्होंने काम किया है। आज भी वो समर्पित हैं और तन मन धन से लोक कल्याण में जुटे रहते हैं, और चाहे पार्टी सत्ता में हो या ना हो, सदैव सक्रिय रहने वाली शख्सियत एडवोकेट मास्टर सुरेश चंद्रा जी साहब, एक आज मोदी जी शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं, और यहाँ बहुत सारे जैसे ममता बनर्जी या और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये कहा है, पॉलिटिकल लोगों ने ये कहा है, जो राजनीति के अच्छे धुरंधर खिलाड़ी हैं, जानकार, कि ये तेज तर्रार माहौल जो बना हुआ है, एक देश में लोगों में दहशत सी उत्पन्न हो रखी कि मोदी जी जो है शपथ ग्रहण कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री के रूप में उनको नहीं देखना चाहते, उनको बहुमत भी नहीं मिला है जनतंत्र का, लेकिन क्या है, कुछ गठबंधनों का जो एक शैतानी चाल थी उसका उनको समर्थन मिल गया, और इसी वजह से वो फिर से प्रधानमंत्री, क्या बार बार उसी पद पे आ जाना, कहीं बाबा साहेब जी ने जो वोटिंग के अधिकार दिए थे कि अपनी मर्जी का राजा जनता चुनेगी, कहीं उस पर प्रहार तो नहीं आई? क्या कहेंगे सर? देखिएगा, सबसे पहले तो मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से श्रोताओं को अपनी तरफ से जय भीम नमो बुद्धा बोलना चाहूंगा। और जो आपने प्रश्न खड़ा किया है जी जी, तो मुझे ऐसे मौके पर मान्यवर कांशीराम साहब के उस डायलॉग की याद आ रही है। जी साहब, जब उन्होंने ये कहा था कि सरकार लंगड़ी होनी चाहिए, जी, सरकार लंगड़ी होनी चाहिए जी, कोई वो मनमानी करने का मौका तलाशे और प्रयास करे जी, तो एक धक्का मार करके उसको गिरा दिया जाए। क्या बात तो आज ऐसा तो हो चला है कि बीजेपी को कोई पूर्ण बहुमत नहीं है। क्या बात है सर? लेकिन जो एनडीए शब्द है उसके मुताबिक उनके पास है। ओहो। लेकिन जहां तक व्यक्तिगत तौर पर मोदी साहब का बात है, नरेंद्र मोदी जी की बात है, वो देश के 2 बार प्रधानमंत्री रह लिए हैं जी, उनको आरएसएस भी पसंद नहीं करती है। अगर वो वीडियो वायरल जो हुआ, अगर वो झूठा हो तो मैं नहीं कहता, नहीं तो उन्होंने भी कहा है कि हमने कांग्रेस को समर्थन दिया है, आरएसएस मोदी को अब हम प्रधानमंत्री के रूप में देखना नहीं चाहते हैं। ये कहना क्या आरएसएस का है, यदि वो वीडियो सच्चा है तो? हाँ, यदि वो सच है तो जी जी जी, मतलब तो आरएसएस भी ये जो जोड़ी है मोदी और योगी जी साहब, उसे पसंद नहीं करते हैं जी जी, और फिर इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी के टाइम में एक डरावना माहौल इस देश में तैयार हो गया है जी, हर कदम पे घर से बाहर निकलते वक्त आदमी जी जी डरता है। सच बोलने से लोग डर, कहाँ उसके साथ मॉब लिंचिंग नहीं हो जाएगी? जी बिल्कुल, सबके दिमाग में दहशत है। तो वो जो दहशत है उसको दूर करने के लिए भाजपा को भी नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को सामने नहीं लाना चाहिए। जी जी, अपनी छवि खराब कर रहा है। अभी भी मौका है जी। शपथ ग्रहण समारोह से पहले भी जो फैसले लिए जाते हैं जी साहब, उस फैसले के तहत ऐसा कर लेना चाहिए, क्योंकि बड़ी खतरनाक माहौल हो गया है। वो ऐसे भी है, मैं आम जनता से मिलता हूँ,
जी इस समय भी मैं रूरल एरिया में हूँ, जहाँ से मैं बैठ करके आपसे बात कर रहा हूँ। जी जनाब। लोगों ने अभी भी वो अपना पहले वाला आरोप दोहराया है जी कि वोट तो हमने दी नहीं है, पर ये लोग जीत कैसे गए हैं। क्या बात है। लेकिन हमने कहा भाई अब तो वो बात आपका कहना बहुत सार्थक नहीं है कि साहब हमारे हाथ में नहीं है ये ईवीएम। चलिएगा, वो भी बात ठीक है आपकी, नहीं है आपके हाथ में तो वो इलेक्शन कमीशन देखेगा। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं चंद्रचूड़ साहब देखेंगे। जी जी। लेकिन ये डरावना माहौल में गिरावट नहीं आएगी। सबसे बड़ी बात एक और है कि मोदी जी को इसलिए भी नाकामी का पात्र हैं वो कि वो 370 सीए ये तो गाते फिरते हैं जी, लेकिन पाकिस्तान के लिए भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान ये तो करते रहते हैं। जी जी। भयभीत माहौल पैदा कर दिया है, लेकिन कभी चाइना को भी घुड़की दिखाने का प्रयास किया है जी। अगर वो 56 इंच वाले सीने वाले लोग हैं तो जो 4000 वर्ग किलोमीटर का एरिया चाइना ने कब्जा लिया है, जी जी, क्या उसको भी घुड़की दिखा करके मुक्त कराएंगे? बिल्कुल सही है। जी जी। जो आरडीएक्स पकड़ा गया था, राइट सर, राइट, वो आरडीएक्स तो आज तक कहीं उसकी बरामदगी के विषय में कोई जानकारी भारतीय जनता को गृह मंत्रालय की तरफ से और पीएमओ हाउस से आज तक कहीं पर भी पेश नहीं की गई है। जी। तो ये सारे जो कारण हैं, संविधान की दुहाई तो ये लोग देते हैं, लेकिन संविधान की बातों को मानते नहीं है। जब ये फंसते हैं और तब इनको संविधान याद आता है। जी। और सबसे बड़ी बात एक और है कि आपने देखा होगा, अगर मोदी जी की सफलता यदि ऐसी थी कि चुनावी बॉन्ड से जो पैसा कलेक्ट किया, अरे एक तरफ तो तुम गौवंश को बचाने की खातिर और मॉब लिंचिंग करके ऐसे नव युवकों को भी मार देते हो जिन पर शक होता है जी, लेकिन ये गैरत की और शर्म लिहाज की बात नहीं है क्या कि उन्हीं जिनकी बीफ की कंपनियां हैं उन्हीं से पैसा चुनावी बॉन्ड के माध्यम से लिया है, इसलिए सफलता के प्रतीक नहीं है। फिर पता नहीं क्यों इनका नाम आता है। अरे भाई, और बहुत सारे काबिल लोग होंगे इनके दल में जो पीएम पद को भी चला सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि यदि ऐसा नहीं करते हैं तो मेरे मुताबिक, और लोग मेरी बात को जैसा समझे, प्रधानमंत्री मोदी भी इस देश का माहौल बिगाड़ने के सबसे बड़े कारक हैं। जी जी, सबसे बड़े कारण हैं। और अभी उस माहौल को और खराब करके संवैधानिक प्रक्रियाओं को नजरअंदाज करके ये देश को चलाना चाहते हैं, तो वो तो फिर ठीक नहीं होगा। ये मेरा आपका सवाल तो एक लाइन का था। तो जब बीजेपी भी इनका चेहरा नहीं चाहती है, आरएसएस भी इनका चेहरा नहीं चाहती है, इनके लोग तो बीजेपी में कई लोग ऐसे हैं जो इनको बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। जी। तो इस तरह का मेरा कहना रहेगा जो आपने जी सवाल किया कि एनडीए, जेडीयू, टीडीपी, जो ये गठबंधनों की जो ये सरकार बनने जा रही है, मोदी जी शपथ ग्रहण कर रहे हैं आज 2 बजे 9 जून 2024 को, तीसरी बार हैट्रिक करने जा रहे हैं। और बार बार वो कह रहे थे हैट्रिक करेंगे, तो ये क्राइम की हैट्रिक करने जा रहे हैं, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने जा रहे हैं,
मतलब अब ये क्या करेंगे सत्ता में आके? इन्होंने तो बाबा साहिब की बात को झुठला दिया है कि जो अपनी मर्जी का राजा जनता चुनेगी। जो कुछ दल बदलू, कुछ दल पलटू लोगों ने इनको ही प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है। बस हाँ। शपथ ग्रहण करना रह गया, जो बात कर ही लेंगे जी। देखिएगा, जो चिंता है वो चिंता वाजिब है, क्योंकि जो दल बदलू लोग हैं, मान लीजिएगा उत्तर प्रदेश की सरकार का जिक्र मैं कर दूं, एक 10-20 सेकंड लगेंगे जी, कि योगी जी के लिए जो ओपी राजभर हैं, उन्होंने ये कहा था कि बस ये माघ का महीना थोड़ा सा पूरा हो जाए जी, मैं मिनिस्टर बनूंगा। एज ए सीएम। और वो लोग मिनिस्टर बने हैं। तो ऐसे जो स्वार्थी तत्व हैं, बहुत सारे लोग हैं। आज ऐसा भी हो सकता है कि जिन लोगों का एक भी सांसद चुनकर के ना आया हो और एनडीए में हो, उनको भी कोई स्टेट मिनिस्टर का दर्जा। जी, स्मृति ईरानी को वो पद दे रहे हैं, जबकि वो चुनाव हार चुके हैं बुरी तरीके से, और तो लोगों के बीच में काफी बुराई के पात्र वो बन चुके हैं। कई मुद्दे उनके ऐसे रहे हैं। अरे भाई, भारतीय जनता नेता बना देंगे। भारतीय जनता तो कहने लगी है कि ये अनपढ़, और ये लॉबी पूरी ऐसी इकट्ठी हो गई है। जी, क्रिमिनल लोगों की पूरी बेल्ट है ये, क्रिमिनल लोगों की यूनिट है। एक की डिग्री का पता नहीं है, कहाँ पैदा हुए उसका पता नहीं है, जी जी, किस समुदाय में पैदा हुए उसका पता नहीं है। कोई बताता बीए बाद में की, एमए पहले कर ली। तो ये तो झूठों की जो मंडली है। मतलब इनको ये भी नहीं पता बीए पहले होती है बाद में होती है, या एमए पहले बाद में होती है। एक और बड़ा मतलब अजीबोगरीब काम होता है जो असंवैधानिक है, कि बात है शिक्षा मंत्रालय की, जवाब दे रहा कृषि मंत्री वाला। क्या बात है सर, क्या बात है। बात है कृषि के क्षेत्र की, जनता को। जी, एक बात है कृषि के क्षेत्र की। एक मिनट सर, आपने बताया सवाल किसी और सब्जेक्ट पर है और जवाब किसी और सब्जेक्ट का मंत्री दे रहा है, कोई और देता है। हाँ, तो एक बार इसी को दोबारा दोहराइए प्लीज, क्योंकि मैं बीच में बोल पड़ा था तो जनता तक पहुंचेगी नहीं वो आवाज। जी, तो ये जो इस तरह के फैसले हैं कि मामला है खेतीबाड़ी का, कृषि क्षेत्र का, जी, जवाब दे रहा है सुरक्षा मंत्री, वो जो रक्षा मंत्री। बात है देश की रक्षा की, तो जवाब दे रहा ललित कला वाला, जो नाचने गाने वाला, जो मतलब है इस तरह का मनोरंजन का जो मंत्रालय होता है। तो कमाल है, ऐसे थोड़ी ना। तो देश 10 साल में चला है। कोरोना का टाइम याद नहीं है क्या? भूल गए हैं लोग, सारा टाइम भूल गए जी, मणिपुर भूल गए, सब कुछ भूल गए। जब लाश गंगा में तैरती पाई गई, कुत्ते उनको नोचते हुए पाए गए, जी, साइकिल पर डेड बॉडी को ले जाते हुए देखे गए, लोगों के पैरों में छाले पड़े, यही तो लोग थे। बिल्कुल बिल्कुल। और वैज्ञानिकता के जमाने में, और बात करते हैं उसकी थाली और ताली की। जब खुद बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल जाते हैं। तो पूरी संवैधानिक मतलब है मानवता को सार सार कर दिया है, और अभी भी पूरी संभावना है कि जो ये लोग कहते हैं कि हम इतनी सीट जीतेंगे, ये तो इनका नाटक है। इतनी सीट जीतेंगे, इनकी प्लानिंग के मुताबिक उतनी ही सीट ये अब जीते हैं। जी बिल्कुल। वो तो एक नाटक था कि अब की बार 400 पार कर ली, 400 पार। मतलब जहां जहां 60 गांठ हो गई, वहां हो गई। जी जी जी। अच्छा, ये सवाल आज भी जनता के खड़े हैं। जी साहब, मैं तो जो समाज में जा रहा हूँ, अब जो क्या ये
स्मृति ईरानी जी की जो बात कही जी, क्या उनकी गुंडागर्दी से परेशान नहीं है ये खिलाड़ी लोग? जी जी, सैकड़ों महिलाओं से रेप करने वाले अपराधी माफियाओं के लिए वोट मांगते पाए गए मोदी साहब। एक मिनट सर, जब नाम स्मृति ईरानी जी का आया है तो उनकी बेटी खुद ही जो है दिक्कत में आ गई थी, जबकि उनकी बेटी मात्र शायद 18 के आसपास की थी। और वो फिर गुंडा वर्ग को ही सपोर्ट कर रही हैं स्मृति ईरानी जी खुद, और खुद ही इससे पीड़ित भी हैं। तो ऐसे में नारी संरक्षण की, नारी सुरक्षा की बात, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली बात झूठी नहीं साबित हो जाती है? वो सरासर झूठी है। अच्छा, ये नारा भी तो इन्होंने बड़ा सोच समझ करके दिया है वैसे तो जी, कि बेटी पढ़ाओ तो स्कूल नहीं, क्या बात, बेटी बचाओ तो सुरक्षा नहीं। और चेतावनी और है कि अब ऐसे सरकारी गुंडे हो जाएंगे कि वहां बेटी को बचाओ। जी, दो महत्वपूर्ण सवाल और करना चाहूंगा सर मैं आपसे। अभी हाल ही में भाई अभी आपने वो देखा होगा जो गोंडा वाला था सांसद, जो रेसलर थी वो बहन बेटियां, प्रज्वल सबसे बड़ा रेपिस्ट। तो हाँ, तो उनको किस तरीके से परेशान नहीं किया गया। आज उन पे, गोंडा वालों पे वो मुकदमा चल रहा है। फिर बीजेपी की साजिश देखो, बाप को नहीं दी तो बेटे को दे दी। टीवी चैनल पे बोलते हैं कि देखो सजा दी ना हमने बाप को। अरे भाई, सांप को छोड़ करके सपोले को दे दी और आजादी कर दी कि दो मतलब तुम भी ऐसे ही बनो। तो ये बड़ी विचित्र बातें हैं जी। सर मैं थोड़ा आपका ध्यान, और ये भारतीय जनता के लिए भविष्य की बात कहूं तो बड़ा खतरनाक माहौल होगा। सरकार किस लिए होती है? कि जनता को दुख पहुंचाने के लिए या अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए? देखिएगा, जब सरकार की बात आई, चुनाव का तो मतलब ही खत्म कर दिया, देश चलाने की बात आई, तो बाबा साहेब की सोच, बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर के संविधान के मुताबिक जी, जो आज जो प्रधानमंत्री होता है वो एक तरह का राजा जैसा माना जाता है जी, शासक होता है, सबसे बड़ा शासक होता है। लेकिन जब वही ऐसा हो, मैं नहीं कह रहा हूं, उनका ही कहा हुआ है, मोदी साहब का ही कहा हुआ है कि जिस दिन देश गर्त में चला जाएगा अपन तो झोली डंडा उठाएगा और चला जाएगा। हम लोग तो फकीर लोग हैं। हाँ, मतलब देश को बर्बाद करके फकीर बन जाएंगे। मेरे डायलॉग नहीं है, उनके हैं, उनके ही है। उन्होंने तो अभी जो इस समय सांसद जीत करके आए हैं, मेरा तो उनसे भी अनुरोध है जी कि भाई कम से कम इतना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल तो करें कि जिसके पास खाक नहीं है, जी जी, जो अपने को फकीर मानता है, आज इस देश में फकीर गारंटी देने वाला बन गया है। गारंटी प्रधानमंत्री पद की गरिमा को भूलकर दी जा रही है क्या? जी जी जी, संविधान को भूलकर दी जा रही है। गारंटी देने जैसी बात ही नहीं है। कर्तव्य निभाएंगे, कल्याण होगा जनता का। वो तो गारंटी दे रहे हैं, विज्ञापनों में आ रहे हैं, छा रहे हैं। भाई राजपथ का नाम खर्च किया गया विज्ञापन पे, राजपथ का नाम इन्होंने कर्तव्य पथ बनाया जी, तो कर्तव्य करो, तो एंटी थोड़ी ना करोगे। वादे कर रहे हैं। भारतीय जनता के कल्याण के लिए सरकारें होती हैं, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए सरकारें नहीं बना करते। क्या कोई माता पिता, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, किसी भी जाति धर्म में, किसी भी देश, किसी भी दुनिया में, किसी भी मतलब पृथ्वी पर रहने वाले, बसने वाले जीव अपने संतान को वादा करते हैं, गारंटी देते हैं कि तुझे हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे? करते हैं क्या सामान्य तौर पर? उनके तो ऐसा कर्तव्य निभाने का ड्यूटी है, वो निभाते हैं। हाँ, वो गारंटी नहीं देते,
जी जी। वो अपने बेटे को, अपने बच्चे को, अड़ोस पड़ोस के बच्चे को जिसका वो कल्याण चाहते हैं, जी जी जी, तो वो सलाह कम आशीर्वाद देते हैं, उसकी परवरिश करते हैं, उसको सुरक्षा का माहौल देते हैं, उसको पढ़ाई लिखाई का सलाह एवं आशीर्वाद देते हैं कि बेटा अगर आपने ऐसे 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 से शिक्षा ग्रहण की और एग्जाम की तैयारी की, तो देखो देखो हम आपको IAS IPS देखना चाहते हैं। क्या बात है जी। और देखिएगा, मतलब कामयाब पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, जी साहब, इन्हीं की सरकार के लिए ये कहा कि लोकतंत्र खतरे में है, जिनको राज्यसभा में ले जाया गया। उन्होंने कॉन्फ्रेंस करके, PC करके ये अपना दुख रोया था जनता के सामने जी कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, इसे बचाओ। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन स्वार्थवश वे भी उनके हो गए जी। RBI की हालत, हमारे यहाँ की GDP की हालत बहुत अच्छी नहीं है जी। ये झूठे आंकड़े पेश करते हैं, झूठे आंकड़े पेश करके, और झूठे आंकड़े पेश करने के लिए जो पहले बिल्कुल नई उम्र के गवर्नर थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था जी, जग जाहिर है जी। दूसरे वालों ने भी इस्तीफा दिया था। जब दो को देख लिया, तीसरे ने इनकी बात को मानना स्वीकार कर लिया। और आज कभी कभी वो भी कह देते हैं कि हमारा बैंकों को देख लो ना जी, 28 बैंक होते थे नेशनलाइज्ड। 19 जुलाई 1969 को जी, 19 जुलाई 1969 को इस देश में इनका नेशनलाइजेशन हुआ था जी, बैंकों का। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ जी साहब। और उनकी मंशा ये थी राष्ट्रीयकरण करने वालों की कि जो बैंक की सेवाएं हैं वो अब तक पूंजीपतियों और धनाढ्यों के ही पास तक है। सच्चाई है। ये सेवा गांव देहात के आम आदमी तक जाना चाहिए जी। हाँ, 50 साल के अरसे में ये 50 साल पूरे नहीं कर पाए। 2019 से ही इन्होंने ये कलेश शुरू कर दी, बैंकों का मर्जर। उससे पहले भी 1994-95 में हुई। तो जो उस दौरान तो 1-2 बैंक हुई, इनके शासनकाल में तो इकट्ठ में ऐसे हुआ है जी जी। फिर वही राष्ट्रीयकरण का कोई महत्व नहीं रह जाता है। वो बैंकों की पूरी कार्य प्रणाली उन्हीं पूंजीपतियों के हवाले कर दी जा रही है जी। मौलिक अधिकारों का हनन के खिलाफ वाले मुद्दे पे आऊंगा सर मैं जी। जो मानवीय अधिकार है कि भाई एक आम आदमी भी जो खेतों में पानी लगाता है, खेत खलियान में काम करता है, खेतीहर मजदूर है, आम किसान है या बड़ा किसान है या छोटा किसान है, वो भी बैंक की सेवाओं का लाभ ले। तो मोदी काल में ऐसा हो पाया या नहीं हो पाया? नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। क्या सरकार की जिम्मेदारी निभा पाए? 10 साल सरकार में रहने के बाद में गारंटी देने की बात करते हैं, नहीं हुआ, नहीं हुआ। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सुरक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सफाई का क्षेत्र हो। अरे बड़ी विचित्र बात है, मैंने तो पहले भी कहा है, वो एक चश्मा बना रखा है जी। सफाई के मामले में जी सर जी, स्वच्छता के मामले में दिल्ली, लेकिन उसमें देखोगे जिधर भारत लिखा उधर स्वच्छता नहीं है, और जिधर स्वच्छता लिखे उधर भारत नहीं है जी। बड़ी विचित्र है। लेकिन आम जनता के सामने अपनी बातों को गोलमोल शब्दों में बड़ी ऐसी भाषा में तो लोगों को अच्छी लगे जी, लफ्फाज लफ्फाज अल्फाज अल्फाज बस सुनते ही काम चलाया है। नहीं तो आम आदमी से पूछ लो कि तुष्टीकरण का अर्थ क्या है भाई जी। आम जनता तो नहीं जानती।
तुष्टीकरण। इसलिए सही मायने में अगर मानवता के आधार पर कहें तो मोदी जी अपने दोनों कार्यकाल में जी साहब और मुख्यमंत्री काल में भी गुजरात में सर्वथा फेल हुए हैं। क्या ये गुजरात मॉडल है जहाँ पर 300-300 400-400 आदमी मर जाते हो? क्या वही गुजरात मॉडल है जी जो अभी अग्निकांड में लोग मर जाते हो? अग्निवीर की योजना पर क्या कहेंगे सर? देखिएगा, वो भी आम जनता के साथ एक छलावा है जी, धोखा है। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि मान लीजिए 4 साल की उम्र में 18 साल से शुरू करके 17 साल से 21 साल तक के बच्चे को ये भर्ती करेंगे। अगर कोई छूट होगी तो 2-1 साल 2-4 साल और ऊपर ले लेंगे। मान लीजिए 24 साल का बच्चा कोई भर्ती हुआ, जवान अवस्था है और उसकी नौकरी पे नौकर साहब अब ये मिलिट्री में भर्ती हो गए, अग्निवीर शब्द तो बाद में है। अब वो अग्निवीर योजना के तहत भर्ती हुए हैं, किसी लड़की वाले ने शादी भी कर दी जी जी। अब वो अगले साल बॉर्डर पर किन्हीं भी कारणों से, किन्हीं भी परिस्थितियों में मेरे शब्दों में शहीद हो जाता है। अगर मैं सच्ची बात कह दूं तो अग्निवीरों के लिए तो इस भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने उनको शहीदी का भी दर्जा नहीं दिया है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, पेंशन नहीं है, उनको शहीद नहीं माना है, भविष्य सुरक्षित नहीं है, परिवार को खत्म कर रहे हैं, कोई सहायता नहीं है, कोई पेंशन योजना नहीं है, जबकि जय जवान जय किसान के नारे लगते हैं और दोनों ही खतरे में मोदी काल में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 700 किसान मरा ना, आज तक एमएसपी लागू हुआ नहीं ना जी। तो इनको कहीं पे जरा भी ये फील नहीं होता कि इनके शासनकाल में बहुत बुरा जनता के साथ होता आया है, होता रहा है और फिर करने के लिए कह रहे हैं हम हैट्रिक करेंगे। मैं देखिएगा, मैं उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ हूँ जी साहब। उत्तर प्रदेश में एक कहावत है, गांव में जब कोई निकम्मा, नीच, कमीना ऐसा आदमी हो जाता है तो उसको कह देते हैं जिसकी उतर गई लोई उसका क्या करेगा कोई। जी 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 जी। तो जब झूठे चीटर और देश के लूटर इकट्ठ में हो गए हों तो ये जो गठबंधन में लोग हैं वे स्वार्थपरता के कारण जनता का उसी नशे में डूब करके वो भी ऐसे बर्बाद हो जाए। और ये तो साक्षात उदाहरण है लड़ाने बिगाड़ने वाला। वो चिराग पासवान को अलग कर दिया, अब चाचा को धूल में लगा दिया, भतीजे को हासिल कर लिया। पहले भतीजा चीख चिल्लाता रहा 2019 में कि मैं तो मोदी भक्त हूँ, मोदी जी का हनुमान हूँ, लेकिन हनुमान की एक भी बात नहीं मानी और वो चीखता रहा। रहेंगे हमेशा चिराग पासवान हैं? चिराग पासवान जी इस राजनीतिक करण में एक साइलेंट चेहरा रहेंगे हमेशा, ऐसा लग रहा है। देखिएगा, अगर मैं उस बात को कह दूं कि मान्यवर कांशीराम साहब ने समय समय पर अपने कार्यकर्ताओं के मध्य रामविलास पासवान साहब को ये कहा कि ये ठाकुर का ठप्पा है, ठाकुर का ठप्पा है जी। और उन्हीं के बेटे जान ने चिराग पासवान जी ने ये कहा कि मैं अपनी पीठ पर दलित का ठप्पा नहीं लगवाना चाहता। तो ये तो दोहरी भाषा है, दोहरी मानसिकता है, मतलब एक ही निकल रहा है, दोहरी सोच है। और वहां पर भी ये फलीभूत थोड़ी ना है। अगर अब की बार लाठी लग जाए तो मैं नहीं कहता कि पासवान साहब को जैसे भिन्न भिन्न
सरकारों ने पदक्रम दिया, मिनिस्ट्री दी, जी, तो हो सकता है उनके बेटे को लाठी लग जाए। जी, लेकिन सफलता के साथ चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे, तजुर्बा तो कुछ है नहीं। लेकिन एनडीए सरकार की ये गरज होगी कि सरकार चलाने के लिए ऐसे लोगों को भी मंत्रालय देने पड़ेंगे। जी, जी, जी। अगर मैं तो इस बात को भी सोच रहा हूं कि आज काश मान्यवर कांशीराम साहब हुए होते तो ये सरकार बन नहीं पाती। जी, मान्यवर साहेब कांशीराम जी की, बाबा साहेब की और बहुजन महापुरुषों की तस्वीरें दिखा करके लोगों का मन लूटने की कोशिश की, सफल हुए नहीं हुए, सारी तस्वीरें हमारे सामने हैं। और इंडिया एनडीए गठबंधन की भी भरकस कोशिश रही, लेकिन वही बात है कि बीजेपी थी, बीजेपी फिर आ गई और मोदी तानाशाह फिर आ गया। अब ये शपथ ग्रहण करने, लेकिन असंवैधानिक है। एक बहुत विशेष बात मैं अब इस पे कहना चाहूंगा कि मूल निवासी ही, ये वर्ल्ड की रिपोर्ट है, इंडिया की नहीं। ये और भी कंट्रीज की रिपोर्ट है कि वहां विदेशी मूल के लोग रह तो सकते हैं, बस तो सकते हैं, लालन पालन कर सकते हैं, लेकिन राजनीति में हिस्सा नहीं ले सकते। जिस देश के मूल निवासी हैं वही शासक वर्ग बनेगा, न कि विदेशी मूल के लोग। लेकिन भारत में यह बात लगातार आजादी से लेकर अब तक झूठी साबित होती आई है, एक के अलावा। देखिएगा, बात आपकी वो जो कहते हैं ना लाख टके की है। जी साहब, बात आपकी बड़ी महत्वपूर्ण है। जी, जी, जी। लेकिन जो मूल निवासी हैं, ये विदेशियों आर्यन के मुकाबले उनके लिए ज्यादा सोचने की बात है, उनके लिए ज्यादा मजबूत होने की बात है। जी, वे सोचें तो सही। पहले तो वो ही नहीं मानते हैं। जी, जी, जी। मूल निवासी ही अपने को मूल निवासी नहीं मान रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जबकि विदेशी आदमी अपने में स्वयं कहता है कि हम आर्य वर्ग के लोग हैं, हम आर्यन लोग हैं। वो तो आज भी कह रहे हैं हम सनातनी हैं। मध्य एशिया के यूरेशिया प्रांत से अमित शाह कौन है? उसी मूल के हैं। सारे के सारे, सबके सब वही हैं। जी। लेकिन हमारे वाले माने तब ना, बहुजन माने तब ना। जी। बहुजन अपने छोटे छोटे स्वार्थों में दिगमिला जाता है। जी। भाई अभी जून का महीना है, जुलाई के महीने में मैं किसी धर्म विशेष की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। जी। मैं उसके बदनामी के मामले में एक अल्फाज नहीं बोलूंगा। लेकिन ये बात सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि तथाकथित धर्म यदि इतना ही बढ़िया था, राइट, तो इस देश के जो मूल निवासी हैं उनके संत गुरुओं को, संत महापुरुषों को और धर्म बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसी देश में ईसा पूर्व 560 ईसा पूर्व 565 ईसा पूर्व तथागत गौतम बुद्धा जो तत्कालीन सिद्धार्थ गौतम रहे हों, जी, उनको बौद्ध धर्म जी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? जी, बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें यहाँ पर गैर बराबरी वाला धर्म नजर आया होगा, तथाकथित धर्म। जी। असमानता, ऊंच नीच का धर्म नजर आया होगा। जी। तब उन्होंने ये बात की। जी।
ऐसे ही तत्कालीन महावीर जैन को जैन धर्म की स्थापना करने की क्यों जरूरत पड़ी जी? अगर तथाकथित धर्म, आर्यन धर्म, सनातनी धर्म अगर इतना ही बढ़िया था तो महावीर जैन को जैन धर्म बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? सही है। उसके बाद 1600 के आसपास सिखों के गुरुओं को, जी 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 जी, गुरु नानक देव सिंह रहे हों और उनके जो 11-12 धर्म गुरु हैं, संत महापुरुष हैं, उनको सिख धर्म बनाने की जरूरत क्यों हुई? अगर तथाकथित धर्म इतना ही बढ़िया था तो पंच प्यारे क्यों बनाए गए? उसके बाद आज का छत्तीसगढ़, पूर्व में मध्य प्रदेश जी के बिलासपुर से गुरु घासीदास जी को सतनामी धर्म बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? मैंने पहले भी अनेक चैनल पे एक बात कही है। जी साहब जी। चूंकि क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण एक ऐसी बेहतरीन प्रक्रिया है जिससे बहुसंख्यक लोगों पर राज किया जा सकता है, और सदियों से ये चला आ रहा है, हजारों वर्षों से ये चल रहा है। हाँ, तो वर्गीकरण के माध्यम से एक को ऊंच, एक को नीच ठहराया जा सकता है जी। उसी प्रक्रिया का इस्तेमाल करके आज की ये भारत सरकार भी शपथ ग्रहण समारोह करेगी जी जी जी। क्योंकि इनके टाइम में जाति व्यवस्था जी बड़ी है, घटी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि बाबा साहेब की सोच ये रही है, संविधान भी कहता है जाति तोड़ो समाज जोड़ो। जी। इन्होंने जाति के नाम पर समाज को तोड़ा है जी जी जी। तो मूल निवासियों ने तो ये वर्गीकरण किया नहीं, बिल्कुल नहीं किया, ना वो जिम्मेदार। तो भिन्न भिन्न समय की ये जो मनवादी सरकारें बनी हैं और मनवादियों ने ही ये पूर्णतः सोच के साथ कि हम अल्पसंख्यक हैं और ये बहुसंख्यक है जो मूल निवासी हैं, इन पर शासन करने के लिए किसी को नीच बनाया, किसी को ऊंच बनाया, किसी को कुछ कहा, किसी को कुछ कहा। बहरहाल जितना मूल निवासी है उसका वर्गीकरण गुलाम की हैसियत से कर दिया जी। संविधान जो है जी, संविधान जो है वो शासक वर्ग के लिए नहीं है, जनता के लिए है, शासक वर्ग के ऊपर नियंत्रण बनाने के लिए। एक बार पुनः दोहराएं अपने उसको। संविधान जो है वो जनता के हक में है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए, जनता के पालन पोषण के लिए है, न कि शासक वर्ग के लिए है। शासक वर्ग को तो उसकी मानसिकता के लिए है, लेकिन तुम अपनी मानसिकता को जी बिल्कुल प्योरीफाइड करके संवैधानिक प्रक्रिया को, चाहे कोई पुरानी वंश परंपराएं जो चलती हैं, चाहे कोई राजघराने का है, चाहे कोई नौकरशाही परिवार का है, चाहे कोई किसान परिवार का है, चाहे कोई मजदूर परिवार का है, चाहे कोई एससी का है, चाहे कोई एसटी का है, चाहे कोई ओबीसी का है, चाहे कोई अल्पसंख्यक है, चाहे कोई और किसी मत का है। बहरहाल सारे लोगों को ये मत मतांतर की बातों को छोड़ करके अपनी मानसिकता को इससे और ऊपर ले जा करके सर रास्ता उस समाज की सेवा करने के लिए
सरकार में पद दिए जाते हैं और सरकार बनाई जाती है। तानाशाही को इम्प्लीमेंट करे, तानाशाही को अमल में ला रहे हैं, जनता के हित को भूल गए हैं और संविधान को दिमाग से निकाल के रख दिया है, जबकि संविधान जनता की सुरक्षा रक्षा के लिए है, उसके मौलिक अधिकारों की पूर्ति के लिए है, और वह सब कहाँ होने में आ रहा है। और अब ये मतलब जो है शासक वर्ग जो है कानून और संविधान के नाम पर जनता को दहशतगर्द, मतलब जनता के ऊपर दहशत बैठाने का काम कर रहे हैं। आपकी बात को पूरा करने से पहले मैं वो बात कह देता हूँ कि जिनको हक हकूक नहीं मिले हैं जी, उनको हक हकूक दिलवाने के लिए, उनका जीवन बेहतर बनाने के लिए, उनका सर्वांगीण विकास करने के लिए, पूर्णतः देश का विकास करने के लिए सरकारों का निर्माण होता है, सरकारों की संरचना होती है जी। और जो अभी आपने कहा कि जब तानाशाह कोई हो जाता है जी, बिल्कुल बिल्कुल, तो प्राकृतिक व्यवस्था में उसका भी ट्रीटमेंट है जी, प्राकृतिक व्यवस्था में जी, बताएं। क्योंकि विद्वानों ने कहा है कि अति का इति भी होना सुनिश्चित है। इस देश में जब इमरजेंसी लगी थी जी सर, वो तो जाने इंदिरा जी कि इमरजेंसी लगाने के लिए क्या कारण थे। मेरा दलित समाज या बहुजन समाज उस सोच के आसपास भी नहीं है। सच्चाई है जी। तो ऊपर नहीं है। उस दौरान जिन लोगों ने इस चीज को तानाशाही माना और ऐसा मान करके उस थ्योरी को समाज तक ले गए, तो कांग्रेस का भी सुपड़ा साफ हो गया था। अब की बार प्रक्रिया तो वही होनी थी, उसी पैटर्न पर जनता थी जी, लेकिन जहां जहां उन्हें वही शब्द पर आ जाता हूं कि जहां जहां जिस जिस तरह की सेटिंग होगी वो बात रिजल्ट सामने है जी। इसलिए संविधान कभी तानाशाही चलाने के लिए नहीं होता है, लोक कल्याण के लिए होता है जी, जी। जन कल्याणकारी होता है। लेकिन आम इंसान तो एक भी तो है कि मोदी आ जाएगा, एक भी तो इस तरह का लेंगे आर्टिकल नहीं है कि जो कहीं जनता के विपरीत दिशा में जाता हो। अरे सुनो जरा, इसको स्विच ऑफ कर, बंद कर। जी जी साहब जी। मेरा कहने का मतलब है सर, स्पष्ट ये है कि लोगों में तमाम किस्म की दहशत है, तमाम किस्म की, एक भी वर्ग सुरक्षित नहीं है, किसी भी जाति धर्म का हो, सबके सब दहशत में हैं, खुलकर अपनी बात नहीं कह पाते और ना ही किसी काम को खुलकर कर पा रहे हैं। ये सच्चाई सामने आ रही है। नहीं तो मैं आपको आंकड़े फील्ड में जाके रिपोर्टिंग करके दिखा दूंगा इकट्ठे करके कि मैं और सुधरे हुए शब्दों में कह देता हूँ, मैं और सुधरे हुए शब्दों में जिक्र कर देता हूँ जी 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 कि आज इस देश में जो मेरी जाट बिरादरी होती है जी जी, उस जाट बिरादरी का जो राजनीति होती थी जी, वो समूल नष्ट कर दी है। चाहे जैन साहब हो, चौधरी चरण सिंह परिवार हो, चाहे देवीलाल चौटाला परिवार हो, बहरहाल आज वो लोग राजनीति में ठीक है मंत्री बनने के लिए या दादा को ऐसा खिताब दे दिया भारत रत्न वाला, उस कारण से कोई लोभ लालच में आकर के आज उनके साथ खड़ा है, मंत्री पद के लोभ लालच में खड़ा है, वो एक अलग मुद्दा है। और ये भी संभावना हो सकती है कि जयंत को जब ये इन्होंने देख लिया कि एमएसपी
एमएसपी और किसानों की जो समस्या है वो ईडी को थोप दो जी। तो जैन फेल होंगे तो जैन फेल होंगे, कल को फेल होंगे तो जाट बिरादरी फेल होगी। तो जाटों की राजनीति इस देश में धूल में लगा दी है। सेम पैटर्न जी। सीट जाए मेरे अहीर वंश की कितनी आ जाए यादव वंश की जी 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 सपा की, लेकिन इस देश में यादव वंश की भी राजनीति, चाहे मेरे मुलायम सिंह यादव जी परिवार हो, चाहे लालू यादव जी का परिवार हो जी, बहरहाल अहीरों की राजनीति भी धूल में लड़ा दी है। सर हेमंत सोरेन जी अंदर हैं काफी समय से। मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ, और इस देश में मेरा मुसलमान आपा बचाओ अभियान में फिर रहा है जी। एक बात और मैं आपको लगे हाथ कह दूं, तेजस्वी यादव भी अंदर हो गए हैं, शायद ऐसा कुछ पूरी जानकारी नहीं है मेरे पास में, लेकिन उसका भी स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। जी बताएं सर। यादव वंश के लिए तेजस्वी यादव, चाहे यादव वंश की बात करें आप, चाहे तेजस्वी यादव की बात करें, मैं तो तेजस्वी यादव पे फोकस करूंगा कि वो भी प्रताड़ित हैं इनके द्वारा। हाँ बिल्कुल है ना, करंट का मुद्दा है, कैसे भूल सकते। अरे साहब मेरी बात सुनेगा, जहां तक भी मेरी बात जा रही है वो पूर्णतः ध्यान दें जी। वेंकट रामन जी के पास में जो देश के राष्ट्रपति रहे जी, कितने बच्चे थे? पीवी नरसिम्हा राव रहे प्रधानमंत्री, रिकॉर्ड उठा करके देखो उन पे कितने बच्चे रहे जी। और मेरे लालू यादव जी के पास केवल 9 रहे। तो हाउलर कर दिया जी। ये बदनाम करने की साजिश नहीं है तो क्या है? जबकि मैं यद्यपि लालू यादव जी का कोई वकील नहीं हूँ, एक राजनीतिक व्यक्तित्व है, ऐसे ही तो बदनाम करते हैं। अभी आपने देखा होगा हेमंत सोरेन जी का जो आप जिक्र कर रहे हो जी साहब, अरे भाई हेमंत सोरेन के ऊपर भी यही मुकदमे हैं, यही मुकदमा केजरीवाल साहब के पास है। हाँ। हेमंत सोरेन साहब की भी पार्टी चुनाव लड़ रही है, केजरीवाल साहब की भी पार्टी चुनाव लड़ रही है जी। क्या न्याय प्रक्रिया है कि एक को आप जमानत दे देते हो, बिल्कुल एक को नहीं देते हो। हाँ, भेदभाव। तो ये मूल निवासी को सोचना होगा जो आपने जिक्र किया था जी साहब जी, कि हमको कहाँ तक किस किस प्रकार से कौन सी प्रक्रिया अपना करके प्रताड़ित करने की प्लानिंग करते हैं और उसको एक्टिवेट करते हैं। मैं तो अपने मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को ये बात कहता हूँ कि वी शुड बी ए गुड थिंकर, राइट, बेस्ट प्लानर एंड बेस्ट एक्टिवेटर जी। लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं जी। अब नहीं मान रहे हैं तो सजा भुगत रहे हैं जी। कानून संगत और खेत खलियान पर कोई जाए, बहन बेटी जाए, कोई सुरक्षा का मतलब नहीं है। ये बहुत बड़ी सच्चाई जो दबंग है वो दबंगई का पूरा मतलब प्रदर्शन कर रहा है इस देश में। सर युवा बच्चियां चाहे पुलिस डिपार्टमेंट में क्यों ना हो, लेकिन वो असुरक्षित महसूस कर रही हैं, जो बीजेपी बेल्ट की नहीं है, मोदी बेल्ट की नहीं है, मोदी यूनिट की नहीं है, वो लोग। हाँ वो हुआ तो है, मैसेज कर रहे हैं और बच्चे दहशतगर्द हैं, स्टूडेंट्स दहशतगर्द है, बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया स्कूल कॉलेज में जाके। वो एक आईपीएस रहा है, द्विवेदी है, तिवारी है, ये त्रिपाठी है जी, वो आईपीएस बन गया तो खुदा थोड़ी ना बन गया जी जी जी। उसके हाथ में न्याय प्रणाली तो नहीं आती, उसके हाथ में मुकदमा कायम करना आता है। तो वो जो लेडी उधर वर्कर थी उसकी पुलिस की, उसको थप्पड़ मारने की कहाँ वो है जी जी जी, सीधा थप्पड़ मारना वो दिखाई दे रहा, अभी वीडियो वायरल हो रही। लेकिन वो कह रहे हैं उन्होंने ये जो है उनके बोलने पे, कंगना राणौत जो है वो आर्यन से आती हैं और उन्होंने जो है हमारे लोगों के खिलाफ बोला है, इसका विरोध हो रहा है जम के, पूरा जो मूल निवासी समुदाय है उसमें से। अरे बाबा वो इतने चालाक हैं, कंगना रनौत हारने के लिए आई थी क्या जी, हारने के लिए चुनाव लड़ा था क्या? लेकिन टेक्नोलॉजी देखिएगा, वर्डिंग देखिएगा, डायलॉग भी देखिएगा जी जी जी, कि मैं कोई राजनीतिक नहीं हूँ,
मैं केवल चुनाव लड़ने के, अरे बीजेपी वाले लोगों, मतलब एक तुम एक सीट गंवाने के लिए रनौत को लाए थे क्या, कंगना को? मतलब एक शौकिया तौर पे आई है, मैं कोई राजनीतिक नहीं हूँ, चुनाव लड़ रही है और राजनीतिक नहीं है, क्या बात है? हाँ, मतलब ये मूर्ख लोगों की टोली इकट्ठा हो गई है। जो देखिएगा, वंश का अंश कभी जाता नहीं है गुरु। क्या बात, क्या बात, बहुत बड़ी बात। वंश का अंश जी जी कभी जाता नहीं है। ये जो आर्यन लोग हैं, राइट राइट, जवाहरलाल नेहरू साहब की लिखी हुई डिस्कवरी ऑफ इंडिया देखें, भारत एक खोज। भारत एक खोज मैंने बचपन मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे बाप दादे ने नहीं लिखा है। देश के प्रधानमंत्री रहे हैं जी जी जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने लिखा है जी 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 भारत एक खोज। राइट। तो जो आर्यन लोग की जो वंश परंपरा है, वंश का अंश है चालाकी, फितनागिरी, राइट, और बनावट, बनावटी दबंगई। जी, मैं दूसरे लोगों के लिए कहता हूँ कि पहले हड़काओ, ना हड़के तो खुद हड़क जाओ। क्या बात है, क्या बात सच्चाई है जी। चुनाव के लिए बीजेपी कोई एक वैसा वो नहीं है, बड़ा मतलब उनकी प्लानिंग वाले लोग हैं। झूठी गंदी प्लानिंग वो एक अलग मुद्दा है, सच्ची और झूठी प्लानिंग एक अलग मुद्दा है। क्या बात है सर। लेकिन प्लानिंग के तहत वो कंगना रनौत को लाए कि वो एक आर्टिस्ट है, गारंटी के साथ एक बीजेपी को सीट मिल जाए। बीएसपी ने ऐसे चेहरे कभी नहीं अपनाए, इसका क्या मूल कारण है? बीएसपी ने कोई प्रचार प्रसार कभी किया नहीं और कभी बीएसपी ने ऐसी रणनीति अपनाई नहीं कि वो फिल्म स्टार्स को लाए, नामी गिरामी लोगों को लाए, उनसे उन्हें टिकट दे, उनसे चुनाव लड़वाए। देखिएगा, बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल जो जीरो ग्राउंड जिसे बोलते हैं, बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए लोगों का एक दल है। जी जी जी, बड़े साधारण लोगों का। धान की पौध लगा रहा है, दूसरा वो एक महिला आई, उसने कहा जय भीम भाई साहब, वो जय भीम में खुश हो रहा है। जी जी, मतलब उसमें कट्टरता है, लेकिन चालाकी, फितनागिरी, जालसाज हो करके, झूठा भ्रामक प्रचार करके वो बेचारा चुनाव लड़ने की और लड़ाने की प्रक्रिया उसकी वंश परंपरा में नहीं आती। जी, मूल निवासियों की एक ही पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी। उसके संत महापुरुष लोग समझ नहीं पा रहे हैं और उन्हीं लोगों को बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती जी के खिलाफ तैयार किया जा रहा है दिमागी तौर पर, और उसका रिजल्ट भी आ रहा है। देखिएगा, मैं एक और चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी एक कोई राजनीतिक दल ही नहीं है। जी जी जी, 1848 से चल करके 108 साल 1956 तक जो बहुजन समाज में जन्मे संत महापुरुषों का जो संघर्ष है, उस संघर्ष को मानवर कांशीराम साहब के अल्फाजों में कि कहीं हम भूल न जाएं, जी, उस संघर्ष को समाज में ले जाने का एक तरीका है। बहुजन समाज पार्टी दल कहते हैं हम जरूर, लेकिन वो एक तरीका है। बहुजन समाज पार्टी एक तरीका है जो अपने संत महापुरुषों की सोच को, उनके संघर्ष को, जो समाज के कल्याण के लिए किया, जाति तोड़ो समाज जोड़ो अभियान किया, आपस में भाईचारा पैदा करने की बात कही, शासक बनने की प्रक्रिया सिखाना चाहा, तो वो संघर्ष को समाज तक ले जाने का एक माध्यम है जो बहुजन समाज पार्टी है। तो बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं, वे लोग उसके कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, या हमारे जो
राष्ट्रीय नेता हैं, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सम्माननीय बहन कुमारी मायावती जी भी उस संदेश को समाज में ले जाने वाले लोग हैं और तेज चालाकी फितनागिरी से समाज को दूर करने की बात भी समाज को समझाते हैं। उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार चलाई ना, झूठ बोल करके चलाई हो तो बताएं। जितना आ सकते थे अगर बसपा हो जाते, लेकिन उन्होंने सारे ऑफर ठुकरा दिए समाज कल्याण के लिए। और इतना सब देखिए ना, इससे हम समाज में राजनीति में नहीं आ पाएंगे, और वो नहीं आए। देखिएगा 1989 में जब पहला आम चुनाव लड़ा जी, जो मिड टर्म पोल थे वो तो 2-1 बार, मिड टर्म पोल तो ये नहीं, ये तो आम चुनाव था 1989 वाला अक्टूबर में जो हुआ। लेकिन जो वैसे चुनाव हुए हैं हरिद्वार से 2-3 बार माननीय बहन जी चुनाव लड़के वोटों का रिकॉर्ड हासिल किया। जब 1989 में चुनाव लड़ा तो इस देश में बहुजन समाज पार्टी से बड़ा भी इस तरह का कोई दल नहीं है कि 5 साल की अवस्था में 84 में बनी, 14 अप्रैल 1984 को बसपा बनी जी सर, और अक्टूबर 1989 में 3 सांसद, क्या बात है, माननीय बहन जी बिजनौर से, हरभजन लाखा साहब फिल्लौर पंजाब से, जी साहब, रामकृष्ण यादव साहब आजमगढ़ से, 3 तो सांसद दे दिए थे। अगर कोई तुलना करे आप पार्टी से कि उसने और जल्दी कर दिया था तो क्या कर दिया था जी, लोकसभा थोड़ी ना भेज दिया था कोई। विधायक तो हमारे भी आए थे उत्तर प्रदेश में जी साहब, पंजाब में 9 विधायकों के आधार पर हम लोग विपक्ष में बैठे हैं। और फिर आप तेज चालाक जी, और ये तो मेरे फिर वही शब्द में इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुजन समाज के लोगों को, आपके अल्फाजों में मूल निवासियों को ये जान लेना चाहिए कि आम पार्टी को सरकार तो दिलवाई, विधायक तो दिलवाए मूल निवासी लोगों ने, बहुजन समाज के बहकाऊ लोगों ने, लेकिन राज्यसभा भेजे गए वही अपनी वंश परंपरा के लोग। यही तो अब भी हो रहा है कि वही लोग जो है आज मतलब जो है फिर देश का प्रधानमंत्री से हैट्रिक करवा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, गेम खेलने गए हैं क्या कि हैट्रिक कर लो? ये हैट्रिक किस बात की कर रहे हैं? मेरे को तो लग रहा है क्राइम की हैट्रिक कर रहे हैं। अरे साहब मेरी बात सुनो, बड़ा आसान वो है, ये तीनों दल मनवादी सोच के हैं, उसी का सिस्टम है उनके पास जी जी, सोची समझी साजिश, वो भी जनता के साथ। क्योंकि मानवर कांशीराम साहब जब नहीं रहे, जब आप पार्टी का जन्म हुआ, नहीं तो 1885 में बनी हुई कांग्रेस उस साहब ने सांपनाथ कहा, और 1925-27 से चल करके 1980 में आकर के जो भारतीय जनता पार्टी बन जाती है, बीच में चाहे प्रजा संसद रही हो, चाहे जनता पार्टी रही हो, चाहे जनसंघ रहा हो जी, सारे एक ही दल के नाम रहे हैं। और फिर 2012-13 के आसपास आप पार्टी हो, तो ये सबके सब हैं तो एक ही। बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी को साहब ने नागराज कहा था, एक ही वंश के साहब उस दौरान नहीं थे, नहीं तो इसका आप पार्टी का भी नामकरण हो जाता। हमारे साथियों ने तो रख भी दिया है जी जी जी, खामोखाम पार्टी, खामोखा पार्टी हमारे लोग कहते हैं हैं। वो होता है ना, उसको नौर कहते हैं, जो सांप से लड़ता है, नेवला, नेवला जी जी, नेवला।
तो जहर नेवले का भी कम नहीं होता है। राइट राइट राइट। सांप का जहर नेवले पर चढ़ता नहीं है। और ये आपस में करते वो हैं नूरा कुश्ती, एक दूसरे का विरोध और बाद में समझौता। क्या बात। भाई मुझे बताओ ना, दिल्ली में भी आप पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर के, सांपनाथ और नेवला ने दोनों ने मिलकर के सरकार बनाई। अंदर की राजनीति है। अब हम हार गए, जनता को उन्होंने कह दिया जी हम बीजेपी को नहीं पाए। अरे तुम चाहते तो रोक लेते, तुम ईवीएम का विरोध करते, तुम कहीं उनकी ऐसे राजनीतिक मुद्दे थे जिस पे खुलकर विरोध कर सकते थे तुम, लेकिन नहीं किया तुमने। और अब दिखावे के लिए गठबंधन करके और पीछे हट गए और फिर वही आगे। देखिएगा, आप जैसे विद्वान एंकर की भी मैं तारीफ करता हूँ कि देखिएगा वो मुद्दा उठाते हो। जी जी। ये बात फिर बहुजन समाज के लोगों को सोचने की होगी, मूल निवासियों को सोचने की होगी। जी सर। कि भाई दो राज्यों पर ये आपस में वो तालमेल बिठाते हैं। दिल्ली और पंजाब पर अलग अलग लड़ते हैं। जी। दिल्ली पर ये तालमेल के साथ हैं, पंजाब पर अलग अलग लड़ते हैं। जी। फिर ये तालमेल में हैं, अलग अलग लड़ते हैं। जी। तो वो लोग इतनी सोच आपस में रखते हैं ट्यूनिंग कि जहां तू मजबूत है तू जीत करके आ, जहां मैं मजबूत हूँ मैं जीत करके आता हूँ, दोनों मिलकर के सरकार बना लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी भाई, तो मूल निवासियों पे राजभर ऐसा उदाहरण है जिसने मोदी जी को गाली बकी, जिसने योगी जी को गाली बकी, एक बार नहीं कई बार बकी। स्वामी प्रसाद जी भी ऐसे ही हैं जिन्होंने एक बार नहीं अनेकों बार गाली बकी। अब मौर्य जी, हम तो तुम्हारे वंशज को पूछते हैं, तथागत गौतम बुद्धा को, जी जी जी, और तुम्हारे घर वाले तुम्हारी बात नहीं मानते हैं। तुम्हारी बड़ी बेटी जो बीजेपी में सांसद बनती है, अब की बार तो टिकट नहीं मिला उसको, नहीं तो बदायूं से जीती थी वो। जी जी। और धर्मेंद्र यादव को हराया था सपा के वो। जी। और समाज को ये दिखाते हैं कि मैं बहुजन समाज का हूँ, मैं आपका कल्याण करता हूँ। अरे भाई, दूसरे के चुंगल में रह करके कोई आदमी अपना भी भला नहीं कर सकता। जी जी। गुलामियत सामने आएगी। इसलिए ये जो आज सरकार शपथ लेगी, उसमें बहुत सारी बातें बड़ी सोचने की होंगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक सबक है। और अभी एक खेल और बाकी है जी, कि आज जो दूसरा गठबंधन है जी सर, इंडिया, उसके जो छोटे छोटे घटक हैं, वैसे तो उन्होंने कसमें वादे इरादे किए हैं कि हम बीजेपी में नहीं जाएंगे, लेकिन ये भी पूरे शातिर बदमाश हैं। जी जी। खरीद फरोख्त ये करना जानते हैं। राज्यों की सरकारें गिराई, बिल्कुल अपनी सरकारें कायम की। सर, जो ये इंडिया गठबंधन है, इसने बीएसपी को रोकने के लिए इन लोगों ने सबने मिलके, जो लोग सरकार में आ गए और जो लोग सरकार से बाहर हैं इंडिया गठबंधन के नाम पे, इन सब लोगों ने मिलके बीएसपी को रोका है और बीजेपी को मजबूत बनाया है। जी, ये स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। कल तक ये तस्वीर साफ नहीं थी, लेकिन आज ये दिखाई दे रही। मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे तो ये सारे विरोधी हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ हमारे विरोधी हैं। अच्छा, एक बात और मैं लगे हाथ करना चाहूंगा इसी कड़ी में। ये जो बीएसपी पे एक इल्जाम लगता है कि वो टिकट बेचती है, लेकिन कुछ अंदर जो लोग चुनाव लड़ चुके हैं वो स्पष्ट तौर पे मना करते हैं कि बीएसपी टिकट नहीं बेचती। लेकिन मैं इस पे नहीं जाऊंगा, मैं इस पे जाऊंगा, क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी या अन्य पार्टियां टिकट बेचने का काम नहीं करती हैं क्या? देखिएगा, मैंने इसको जो नेशनल चैनल है
उन पे पिछले चुनावों में क्लियर किया था, फिर मैं कर देता हूँ, आपके माध्यम से कर देता हूँ। जी जी। और मैं पुनः तारीफ करता हूँ कि आप लोग वो मुद्दा उठा रहे हो जी सर, जो मुद्दे जनता तक जाने चाहिए। बिल्कुल साहब, बिल्कुल बिल्कुल। कि कोई भी राजनीतिक दल जी जी, बगैर आर्थिक बल के चल नहीं सकता है। सच्चाई है जी। इन्होंने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से पैसा लिया और 5 से 6 हजार करोड़ रुपया जी इनके पास उस बॉन्ड के माध्यम से आया जी। सरकारी खजानों का भी इस्तेमाल किया इन्होंने, और सरकारी खजाने का इस्तेमाल किया। जी जी। नहीं तो मुझे बताओ, चुनाव का रिजल्ट आते ही 2 रुपए अमूल का दूध बढ़ गया? नहीं सर, सिर्फ अमूल नहीं, सभी दूध पर 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ गया है। और भी कई खाद्य पदार्थ और भी कई चीजें, ट्रांसपोर्ट आदि बहुत सारी चीजों पे इसका असर आना ही आना है और दिखाई दे रहा है। तो ये देश को बेचते हैं जी, और लेकिन ये देश को बेचते रहे, हम टिकट नहीं बेचते हैं। दोबारा सुनिएगा मेरा डायलॉग। क्या बात? ये देश को बेचते रहे, देशवासी नाम समझें, लेकिन बसपा टिकट को नहीं बेचती है। क्या बात, क्या बात। दिल्ली में 7 लोकसभा क्षेत्र हैं। जी जी जी। मैं दिल्ली में भी प्रभारी। क्या बात। एक भी टिकट पर किसी ने पैसा दिया हो तो वो बताओ। सर, कुछ लोग वीडियो में सामने आके सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल कर रहे हैं कि बहन जी टिकट बेचती हैं, सरेआम उन्होंने इल्जाम लगाया है। लेकिन मेरा ये सवाल है कि अन्य पार्टियां टिकट नहीं बेचती? मेरे को तो लगता है वो तमाम तरीकों से भी पैसे लेते हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड में भी फंसते हैं और वो टिकट भी बेचते काम करते हैं, सरकारी खजानों का। मेरी बात सुनिए, जो लोग ये कहते हैं कि बसपा टिकट बेचती है, जी मान्य बहन जी, तो बहुत बड़ी चीज है। जी जी जी। मान्य बहन जी तो इतनी मतलब नरम दिल हैं, इतना मतलब जनता के प्रति जी, कि अभी जो कैंडिडेट चुनाव लड़े बसपा की तरफ से चुनाव सामग्री जी यथाशक्ति, हाँ निशुल्क जी, यथा उचित जी जी जी, वो प्रदान की गई सभी लोकसभा प्रत्याशी। उसका इस्तेमाल कोई कैंडिडेट कर पाए न कर पाए वो जाने जी। अब ये चुनाव सामग्री कहीं से तो आई होगी, बिल्कुल ट्रांसपोर्ट भी लगा होगा और बहुत बड़ी मात्रा में ही, क्योंकि मैं तो लोकसभा प्रत्याशियों के कार्यालयों में गया हूं और मैंने देखा वहां बड़ा ढेर और अंबार है चुनाव सामग्री। और मेरा एक सवाल भी है इसके साथ में जी, मुझे कोई भी एक आदमी आमने सामने होकर के जी साहब ये स्पष्ट कर दे सभ्यता के दायरे में कि क्या और दल अपने कैंडिडेट को, क्या बात, बहुत मिठाई के डब्बे पर रख करके चुनावी खर्चा देते हैं क्या? भाई अगर वो अपने जिसको टिकट दे रहे हैं और दल, जितने भी दल हैं, अरे भी लोग बाग तो ऐसी पार्टी गठित करते हैं चुनाव से 4-6 महीने पहले कि वो कहते हैं भाई आओ कैंडिडेट, तुमको मैं 10,000 में चुनाव लड़ाता हूँ, 20,000 में, जैसी जिसकी औकात क्षमता। बसपा ने अगर ऐसा कहा है तो बताओ, मैं उसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ। मान्य बहन जी तो जिम्मेदार जाएंगे। ये मूल निवासियों का जो राष्ट्र है और मूल निवासियों के हक में ही बहुजन समाज पार्टी काम करती है, बल्कि सभी के लिए करती है, वो कोई भेदभाव नहीं करती। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ, मेरी बात ही आप कह रहे हैं जी साहब। लेकिन मूल निवासी को भी तो ये चाहिए कि जो सिद्धांत मानवर कांचीराम साहब ने दे दिए, बाबा साहेब मेहनत करके तुमको संविधान दे गए, मान्य बहन जी का आपको सानिध्य मिला है, तुम उसका सदुपयोग क्यों नहीं कर रहे? जी। कोई आफत थोड़ी ना आती है। जी।
हालांकि फिर भी मैं बसपा के जो शुभ चिंतक हैं, समर्थक हैं, पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूँ कि मान्यवर कांशीराम साहब की टेक्नोलॉजी देखो कि बसपा में कार्यकर्ता आकर के कहता है कि साहब मेरा ये आर्थिक सहयोग है, क्या बात, जो भी उस पर बन पड़े। जी 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 जी, 1 रुपए से लेकर के कुछ भी सीमा नहीं, और मुझे आप काम दें, मैं बसपा का काम करूं। जी बिल्कुल, मेरे पास तमाम किस्म के ऐसे और देखिएगा जब उगते सूरज को सलाम भी करते हैं लोग, टोकते भी हैं। जी जी जी, जब बहुजन समाज पार्टी 4-4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बना लेती है और पूरी सफलता के साथ चलाती है, अब ये तो मेरे जैसे जो प्रभारी बने बैठे हैं, ये तो हमारी लायबिलिटी बनती है कि जो माननीय बहन जी ने अपनी सोच के मुताबिक जो काम किए, जो स्मृति स्थल बना दिए, क्या हम जनता तक उनका गुणगान नहीं कर पाए। भाई आपका दिल्ली से लगा हुआ गौतम बुद्ध नगर है, जो इंटरनेशनल सर्किट है जी, जहाँ कारों की रेस होती है। पहले भारत के लोग तो देखते थे कैसे होती है ये रेस जी, आज माननीय बहन जी ने बना दिया ना। तो उसी तरह की सोच के तहत इस बीजेपी की सरकार को 10 साल में कुछ करके दिखाना चाहिए था। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, किया है, एक काम किया है कि 80 करोड़ जनता को भिखारी बना दिया है। बिल्कुल सर, आंकड़े हैं जी, 80 करोड़ जनता को भिखारी बना दिया है। मतलब इनकी सरकार से पहले तो वो लोग 80 करोड़ खाना खाते ही नहीं थे। क्या बात, क्या बात, मतलब नाकारा बना दिया है। तो नाकारा जनता को जब बना दिया जाता है तो वहाँ बिल्कुल वो तानाशाही वाला एग्जाम्पल नजर आता है। चलिए सर, एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसी कड़ी में, क्या शिक्षा का स्तर 10 साल के बीजेपी शासनकाल में गिरा है या उठा है? एक बार आप पुनः दोहराओ अपनी बात, और थोड़े वॉल्यूम है, थोड़ा जो एजुकेशन लेवल है उसका ग्राफ गिरा है 10 साल के मोदी काल में, बीजेपी के शासनकाल में, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। वो शिक्षा का स्तर कम हुआ है, कमजोर हुआ है या बेहतर हुआ है? ये थोड़ा सा प्रकाश डालिए इस पे कम से कम शब्दों में। देखिएगा, जब से इस देश में ये प्राइवेटाइजेशन की कंसेप्ट आ गई जी, तो 2 ही तरह की शिक्षा की नीति कर दी इन्होंने, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। जी, प्राइवेट सेक्टर के जो ये पब्लिक स्कूल चलते हैं वो हो गए, और पब्लिक सेक्टर के जो सरकारी स्कूल होते हैं वो चलते हैं जी। तो जो प्राइवेट सेक्टर के स्कूल हैं वहाँ शिक्षा महंगी है, बहुत ज्यादा, मतलब स्तर गिरा है, साफ है, क्योंकि आम आदमी। और यदि साधारण परिवार का आदमी कुछ दिलदारी करे भी तो ठीक तरह की रोटी से मोहताज होता है। बिल्कुल। और अगर वो खाना पीना खाए स्वस्थ रहने के लिए तो बच्चे की शिक्षा रुक जाती है। जी जी जी। लेकिन इस सरकार ने ऐसी घोषणाएं कर करके कि प्राइवेट स्कूल छोड़ो, सरकारी स्कूल में बैठो, सरकारी स्कूल में दाखिला लो, आपको वजीफा ज्यादा मिलेगा। अब कुछ दिन चलेगा, फिर सरकार कहेगी कि आधुनिक शिक्षा नीति के तहत स्कूलों की तादाद कम की जा रही है। शिक्षा का स्तर जब स्कूलों की तादाद कम हो जाएगी फिर वो लोग कहाँ जाएंगे? जी जी।
मतलब फोकस जो है उनका शिक्षा नहीं है, उनका फोकस जो है पैसा है और व्यापार, व्यवसाय। जी 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 जी। और बदनाम आज भी देखिएगा, मैं ऐसा मानता था कि बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है। अभी लगभग 10-15 दिन पहले की बात है, एक मथुरा के ब्राह्मण थे पंडित जी। जी जी। कहते हैं ये शेड्यूल कास्ट का आदमी 40% मार्क्स पर MBBS कराता है, तो इन्होंने कैसा इलाज करेगा? बना रखा है, कहावत बना रखी है, एक मुहावरा बना रखा है, हमारे लोगों पर जुल्म है ये। तो मैंने उनको ये नहीं मालूम था कि यहाँ कौन कौन बैठे होंगे। जी साहब। मैंने बड़ी सभ्यता में उनसे जिक्र किया। मैंने कहा आपको जानकारी है नीट क्या होता है? क्या बात है सर, क्या बात। आज नीट में सभी लोग बैठते हैं और एक स्टैंडर्ड मानक जी स्टेटस तय कर दिया जाता है कि इतने मार्क्स तक के बच्चे स्कूलों में, मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन ले सकेंगे। फिर उनमें एक और मानक होता है जिनके बच्चे सरकार के स्कूल में एडमिशन ले सके। बाद बाकी को जिनके मार्क्स मेरिट लिस्ट में कम है वो प्राइवेट स्कूल में जाए। जी जी। बोला जी ये कब से? मैंने कहा यार जब आपको ये जानकारी नहीं है तो फिर ये डायलॉग नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। किसी वर्ग विशेष को आप क्यों बदनाम कर रहे हो? वर्ग विशेष को क्यों बेइज्जत कर रहे हो? राइट। फिर मैंने उनको कहा, मैंने कभी एक जो लाला जी का बेटा है, मेरे वैश्य वर्ग के पास पैसा है जी साहब, कांशीराम साहब के कहने के मुताबिक और देश की सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 82% पैसा उन लोगों के पास है जो 18% परिवार है। जी जी जी। तो जो मेरा वैश्य वर्ग आता है वो अपने बेटे का 80 लाख, 60 लाख, 50 लाख जो भी मांगता हो स्कूल, जी जी, देना पड़ता है, उसे दे करके अपने बच्चे को एडमिशन करा लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन शेड्यूल कास्ट के पास तो पैसा नहीं है सर। घर जमीन बेच के बच्चे को पढ़ाता है और वो शिक्षा भी अधूरी रह जाती है और बच्चा उसका काबिल है। जी साहब, बताएं बताएं। बच्चा उसका काबिल है। नीट में कैसे जिस दिन पेपर था उस दिन उसकी किसी तरीके से तबीयत खराब हुई, मूड ऑफ हुआ, कोई और बात हुई, नीट में वो अपना स्टेटस मार्क नहीं कर पाया, लेकिन है सक्षम, काबिल है। कभी कभी एग्जाम में मौके पर चूक जाया करता है बच्चा, लेकिन उसकी काबिलियत कहीं नहीं जाती है। तो वो बच्चा अब उसके बाप पर तो नहीं है 60 लाख रुपया, 50 लाख, 40 लाख रुपया, 80 लाख नहीं है, नामुमकिन है। तो उसका तो एडमिशन नहीं हो। बिल्कुल सर, यानी शिक्षा तो जो वर्ग विशेष का बालक गया, जो निखद था, नीट पार नहीं हो पाई। क्या बात। और मैंने उनको कहा जुलाई 1973 में, जी जी, मैं जो पंडित जी आपके सामने बैठ करके बात कर रहा हूँ, मेरी IIT हौज खास दिल्ली छूटी है, बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मैंने कि पंडित जी ITI नहीं, IIT। क्या बात। जो उस दौरान 5 होती थी ऑल ओवर इंडिया में, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, बॉम्बे एंड दिल्ली। क्या बात। तो मेरा दिल्ली में एडमिशन हुआ था। लेकिन ये जाति का जो जहर है इतना खतरनाक है। मेरे गांव में झोला छाप डॉक्टर, मेरे पिताजी अनपढ़, उनको ऐसे कह दिया, अरे मिस्त्री साहब छोरा कहाँ भेज रहे, बिगड़ जाए। ये बुलंदशहर की भाषा है। पंडित जी तुम मथुरा के हो, अलीगढ़ बीच में आता है, मैं बुलंदशहर से हूँ। जी साहब। और मेरे पिताजी पे है। और वही आदमी जाकर के कहता है, मेरे गांव में एक सत्तार खान डॉक्टर थे, MBBS AMU अलीगढ़ से पढ़े लिखते, जी जी, उनको वही कहता है आदमी, इतने भद्दे अल्फाज। देखो देखो डॉक्टर, वो चमट्टे का कहाँ जा रहा है। सच्चाई। तुम पंडित जी किस जमाने की बात कर रहे हो? इसलिए ये जो जाति पाति का जो जहर है और ये जो आज की सरकार है,
भाई जब तक शपथ ग्रहण लेगी तब तक वो चलता है ना कार्यकारी सरकार। शपथ लेने के बाद उसकी डेट शुरू होगी। तो ये जो 10 साल चली सरकार वो और ये जो आगे चलाने वाले हैं वो जाति के जहर को बढ़ाने में पूर्णतः योगदान देने का काम करेंगे। इसीलिए उसको रोकेंगे नहीं जी। तो मूल निवासियों के शत्रु हैं और मूल निवासियों के हित में तो ये बिल्कुल काम नहीं करेंगे और जातिवाद का जहर और बढ़ाएंगे। तो ऐसे क्रिमिनल क्रूअल लोग जो हैं शासन सत्ता में आ गए। हमारे साथ में एडवोकेट मास्टर श्रेष्ठ चंद्रा जी, जो कि बुद्धिजीवी हैं और उन्होंने बहुजनों पर, मूल निवासियों पर, यहाँ तक कि सर्व समाज की शोषित पीड़ित जनता पर जो है चिंता व्यक्त की है। उन्होंने बताया है किस प्रकार से गहन चिंता का यह विषय है और बड़े ही गमगीन है और गंभीर है इन मुद्दों पर, और समाधान अभी तक नहीं मिल रहा है। जबकि भारत में संविधान से सरकार और देश चलता है, लेकिन उसकी लगातार अवहेलना हो रही है। यही चिंता का विषय है और आगे भी ये खौफ बना रहेगा, जारी रहेगा। तो तमाम मुद्दों पे बात करिए माननीय एडवोकेट सुरेश चंद्रा जी। बहुत बहुत साधुवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश के लोकतंत्र की कामयाबी के लिए जी 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 और जो भारत की जनता है, सर्व समाज, जो संपूर्ण समाज के लिए जी, लोक हित के लिए जी जी जी, जन कल्याण के लिए मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं मंगल कामना करता हूं जी 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 कि आने वाली सरकार को जो भी इस तरह की प्राकृतिक कोई शक्ति है जी, प्राकृतिक सोच है, उसके आधार पर जी वे लोग अपनी मानसिकता को में सुधार लाते हुए जी जी, जी। लोक कल्याण का काम करेंगे और मैं लोकतंत्र के हित की कामना, भविष्य के लिए जी जी कामना करता हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, शुभकामनाएं, शुभकामनाएं, साधुवाद साधुवाद। जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर लगातार आप बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट लगे, अपने जवाब जरूर लिखें। बहुत बहुत साधुवाद सर, थैंक यू वेरी मच।